तो पहले क्या था, मेंडल को जीन फिन कुछ पता ही नहीं था, है ना। तो मेंडल ने कहा फैक्टर। तो मेंडेलियन जेनेटिक्स में हम पूरी बात करते हैं फैक्टर की। बाद में क्या हुआ कि कहा गया ये जो फैक्टर होते हैं, तो वॉल्डेयर ने क्रोमोसोम खोजा, क्रोमोसोम नाम दिया। तो कहा गया कि फैक्टर क्रोमोसोम में होते हैं। फिर फैक्टर को ही नाम दे दिया गया जीन। तो कहा गया ये जो जीन होते हैं क्रोमोसोम में होते हैं। उसके बाद कहा गया कि जो जीन होते हैं वो डीएनए के बने होते हैं। ठीक है। तो मेंडल ने कहा कि एक चीज है फैक्टर, है ना। वो जो फैक्टर है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक कैरेक्टरिस्टिक को लेकर के जाती है ना। समझते जाना मेरी बात को। अब मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की बात पे आते हैं। तो मेंडल ने कहा कि एक चीज है फैक्टर, वो फैक्टर क्या करती है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक कैरेक्टरिस्टिक को लेकर के जाती है। क्रोमोसोमल थ्योरी ये कहती है कि ये क्रोमोसोम है जो कैरेक्टरिस्टिक को एक जनरेशन से अगले जनरेशन तक लेकर के जाते हैं। फिर कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला कि मेंडल जिसको फैक्टर कह रहा है ये एक्चुअली ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है। तो उसने कहा कि कुछ मतलब ये कुछ साइंटिस्ट अभी बताएंगे कौन लोग थे, है ना। तो उन्होंने कहा ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है। ग्रिफिथ ने कहा कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है। मेंडल ने कहा ये फैक्टर है जो कैरेक्टरिस्टिक को लेके जाता है। ग्रिफिथ ने कहा कि ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है जो इसको लेकर के जाता है ना। इसे भी नहीं कोई आइडिया कि क्या चीज है। मैक्सिमम लोग ये मानते थे कि ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो है ये प्रोटीन है। उसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि ये न्यूक्लिक एसिड है। तो तीन साइंटिस्ट थे, एवरी, मैक्लियोड और मैककर्थे। उन्होंने कहा कि ये न्यूक्लिक एसिड है ना। एवरी, मैक्लियोड और मैककर्थे के बाद कुछ और साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला कि देखो भाई साहब, न्यूक्लिक एसिड तो डीएनए भी होता है, आरएनए होता है। प्रूव कर दिया उन्होंने कि जेनेटिक मटेरियल तो एक ही चीज है, और वो क्या है, डीएनए। फाइनली जो आदमी जिसने कहा कि जेनेटिक मटेरियल ये डीएनए है, उनका नाम था हर्शे और चेस। एवरी का एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि प्रोटीन इस 1940, उसने कहा कि प्रोटीन बिल्कुल जेनेटिक मटेरियल है, ये न्यूक्लिक एसिड है। हर्शे चेस ने प्रूव कर दिया कि न्यूक्लिक एसिड में भी भाई साहब ये डीएनए। ग्रिफिथ ने कहा ट्रांसफर। तो मेंडल जिसको फैक्टर कह रहा था, ग्रिफिथ जिसको ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कह रहा था, एवरी जिसको न्यूक्लिक एसिड कह रहा था, हर्शे चेस ने प्रूव कर दिया कि वो डीएनए है जो हमारे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आता है और कैरेक्टरिस्टिक लेके आता है। ये कहानी है, दैट इज द डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक मटेरियल। आप समझ आया। यस सर। बीच में आएगी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, है ना, ये अब मैं पढ़ाऊंगा, है ना। फिर इसके बाद जब हर्शे चेज ने बताया, 1945 के आसपास की बात है, जब हर्शे चेज ने बता दिया तो दो साइंटिस्ट आए, उन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर बता दिया। तो डीएनए का स्ट्रक्चर बताने के लिए उनको दे दिया गया नोबेल प्राइज। वो थे जेडी वॉटसन, है ना, और एफएसएच क्रिक। तो जेडी वॉटसन और एफएसएच क्रिक ने, है ना, इनको नोबेल प्राइज दिया। इन्होंने बताया कि डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, समझ आया। अब एनसीईआरटी में ये पहले दिया गया, ये पूरी कहानी बाद में दी गई है। तो हमें पहले क्या पढ़ना है, हमें ये से पढ़ना है इस सीक्वेंस में। अब समझ आया कि ठीक है, पढ़ाऊंगा वही चीज, है ना, लेकिन हमें ऐसे पढ़ना है, क्योंकि पहले तो भाई ये कहानी प्रूफ हुई ना। ठीक है, ओके। तो क्रोमोसोमल थ्योरी सटन और बोवरी ने दी थी। तो हेडिंग डालेंगे सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे आ जाइए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक मटेरियल।
किसी भी चीज को अगर हम जेनेटिक मटेरियल कहें, है ना, तो किसी भी चीज को जेनेटिक मटेरियल होने के लिए उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए? ठीक, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक मटेरियल, चलो नोट करो। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक मटेरियल, अगर मैं कहूं कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि वो क्यों जेनेटिक मटेरियल है। फर्स्ट, it should be present in every cell, it should be present in every cell, हर सेल में इसकी मौजूदगी होनी चाहिए। नेक्स्ट, its amount should be same in all somatic cell, its amount should be same in all somatic cell। Next, it must show the diversity, it must show the diversity in organism, मतलब अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होना चाहिए। it should be able to it should be able to duplicate itself, that is forming carbon copies, it should be able to duplicate itself, that is forming carbon copy, तो अपनी कार्बन कॉपी बनाने में कैपेबल होना चाहिए। नेक्स्ट, it should be chemically and structurally stable, it should be chemically and structurally it's stable। next, it should be able to faithfully it should be able to faithfully pass its copies to progeny, it should be faithfully able to pass its copies to progeny। next, it should be able to store information, it should be able to store information in coded form। next point, it should be able to express information, it should be able to express information in progeny। ठीक भाई, ये थे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक मटेरियल, और ये सब कैरेक्टरिस्टिक डीएनए में पाए जाते हैं। सर पहला पॉइंट ये था ना, शुड बी प्रेजेंट इन एवरी सेल। हाँ सर, और ये इसका मतलब क्या हुआ, एबल टू फेथफुली पास इट्स कॉपीज टू प्रोजेनी, फेथफुली का तो मैंने बोला क्या, इट शुड बी एबल टू पार्ट, मतलब ये बच्चों में जाना चाहिए और एज इट इज जाना चाहिए। आरएनए पास होता है क्या हमारे बच्चों में? नहीं होता ना, इसलिए जेनेटिक मटेरियल नहीं है। ठीक है, यस
आरएनए की कॉपी नहीं कर पाती, इसलिए वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है। ठीक, तो ये था। अब नेक्स्ट डालेंगे दैट इज डिस्कवरी ऑफ या सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, है ना। तो सबसे पहले जब मेंडल ने कह दिया, तो मैंने मेंडल तो मैं बता चुका हूं, मेंडल ने कहा फैक्टर है ना। तो मेंडल के बाद फिर आए ग्रिफिथ, ये वाला, सॉरी थर्ड वन, है ना। फिर ग्रिफिथ आते हैं हमारे। तो देखो अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ऑफ ग्रिफिथ एंड एवरी। हेडिंग है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ऑफ ग्रिफिथ एंड एवरी। अब देखो ग्रिफिथ इन्होंने क्या किया, एक बैक्टीरिया पाया जाता है ना। तो बैक्टीरिया का नाम है डिप्लोकोकस निमोनाई, समझो बात, सॉरी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई, ये डिप्लोकोकस एक ही बात है। तो उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई। या इसी को आप कह सकते हैं डिप्लोकोकस निमोनाई, एक ही बात है, कंफ्यूज मत हो। तो ये क्या करता है, डिप्लोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस जो निमोनाई है, इसमें दो तरह के वेरिएंट पाए जाते हैं, समझना बात। ये एक बैक्टीरिया है, तो खैर आप समझ ही गए होंगे कि भाई साहब इसमें दो तरह के वेरिएंट पाए जाते हैं, या यूं कहें कि इस बैक्टीरिया के दो स्ट्रेन्स पाए जाते हैं। एक वो स्ट्रेन है जिसकी बॉडी के बाहर, एक वो स्ट्रेन है जिसके बॉडी की जो बाहर की सरफेस है ना, तो ये बाहर वाली जो सरफेस है ये स्मूथ कैप्सूल का बना हुआ है ना, ये बना है स्मूथ कैप्सूल। और ये क्या है, ये वायरुलेंट है। क्या मतलब हुआ, इट कॉजेज डिजीज या इट कॉजेज निमोनिया। तो एनिमल में निमोनिया कॉज करता है, और क्या करता है, इट किल्स एनिमल। तो स्मूथ कैप्सूल वाले को मैंने कहा एस स्ट्रेन। तो जो डिप्लोकोकस निमोनाई है उसकी एक स्ट्रेन है एस स्ट्रेन। वो स्मूथ स्ट्रेन जो है वो क्या करती है, वायरुलेंट है, और वो निमोनिया कॉज करती है जिससे एनिमल मर जाते हैं। दूसरा है, एक और है, वो दूसरी वाली जो स्ट्रेन है वो इस तरह की, उसमें क्या है, इसकी जो आउटर सरफेस है, ये आउटर जो सरफेस है, दिस इज आर स्ट्रेन। ये है रफ कैप्सूल। इसमें जो रफ कैप्सूल है वाला बैक्टीरिया है ये नॉन वायरुलेंट है। मतलब ये अगर बॉडी में चला गया, डू नॉट कॉजेज डिजीज, तो ये डिजीज नहीं कॉज करता। ठीक है, तो दो तरह के बैक्टीरिया, एस स्ट्रेन आर स्ट्रेन, है ना। नोट कर लो पहले। सर इस बैक्टीरिया पे रिसर्च हुई थी ना, आप ये बता रहे हैं? हाँ वही तो बता रहे हैं, पहले इसको नोट करो, इसकी प्रॉपर्टी, तब हम रिसर्च तब समझ पाएंगे क्या रिसर्च हुई। इस पे ग्रिफिथ और एवरी ने एक्सपेरिमेंट किया 1928 में, 1928। सर वो डिप्लोकोकस का क्या मतलब? एक ही बात है, डिप्लोकोकस, डिप्लो मतलब दो, कोकस मतलब ऐसे गोल गोल सेल एक साथ जुड़े हुए बैक्टीरिया, समझे। और स्ट्रेप्टो का मतलब है एक लंबी चेन, बस यही फर्क है, ऐसे ये स्ट्रेप्टो है, समझे।
फोकस मतलब गोल है, राउंड शेप। कर लिया नोट? यस सर। सर एक मिनट, सर वो किल्स एनिमल लिखा है। हाँ, किल्स एनिमल। डन सर। ठीक है, देखो तो ग्रिफिथ ने क्या किया कि पहले उसने लिविंग आर सेल्स इंजेक्शन में लिया, चूहे में लगा दिया, चूहे को कोई फर्क नहीं पड़ा, और आर सेल्स फ्रॉम हेल्दी माउस, तो एक हेल्दी माउस की बॉडी में रफ सेल्स मिली, चूहे को कोई फर्क। दूसरा उसने क्या किया, लिविंग एस सेल्स लिया, ये वायरुलेंट थी, सबको पता है वायरुलेंट थी, जैसे इंजेक्शन लगाया चूहा मर गया और उसकी बॉडी में बहुत सारी एस सेल्स मिली फ्रॉम डेड माउस। फिर उसने क्या किया, जो ये वायरुलेंट सेल थी एस सेल्स, उनको हीट करके मार दिया, और उसके बाद चूहे को लगाया, नो सेल्स, कोई सेल्स ही नहीं मिली फ्रॉम हेल्दी माउस, तो हेल्दी माउस पे कोई सेल नहीं मिली। अब उसने क्या किया कि लिविंग आर सेल्स, ये वाली सेल्स, और प्लस हीट किल्ड एस सेल्स, उसने दोनों को मिक्स करके चूहे को लगा दिया। कमाल की बात, चूहा मर गया और इसके अंदर एस सेल्स और आर सेल्स दोनों मिली। इससे इसने क्या कहा, इसने कहा कि कुछ ऐसी चीज है जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, जो एस सेल से, हीट किल्ड एस सेल से आर सेल में ट्रांसफर हो गया, है ना। तो वो कहां से ट्रांसफर हुआ, वो एस सेल से, है ना, जो मरी हुई एस सेल थी, तो एस सेल से एक मटेरियल था जो आर सेल में ट्रांसफर हो गया, है ना, एस सेल से आर सेल में ट्रांसफर हुआ, और इसने क्या किया, इसने आर सेल को कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्टेड मतलब क्या किया, ट्रांसफॉर्म कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया किसमें, एस सेल में। तो बहुत सारी आर सेल को एस सेल में ट्रांसफॉर्म कर दिया, और ये जो मटेरियल एस सेल से आर में ट्रांसफर हुआ, इसको क्या कहा गया, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। एक्चुअली क्या हुआ कि जो मरी हुई सेल थी उनका डीएनए ट्रांसफर हो गया किसमें, लिविंग सेल में, जिसकी वजह से लिविंग आर सेल जो थी उनकी बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो गई और वो नॉन वायरुलेंट से वायरुलेंट हो गई। एक्चुअली ये डीएनए ट्रांसफर हुआ था, लेकिन उस जमाने में ये बात इसको पता नहीं थी ग्रिफिथ को, तो ग्रिफिथ ने डीएनए के लिए टर्म यूज किया, क्या, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। समझ आया? यस सर। यस सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में मैं इसको लिखा दूंगा। ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया? तो उसने मेंडल ने जिसको फैक्टर कहा था वही तो, वो तो डीएनए ही था, उसी को अब थोड़ा और डेवलपमेंट हो गया और ग्रिफिथ ने उसको क्या कहा, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, बट इज वन एक्चुअली डीएनए। सबको क्लियर हो गया? यस सर सर। ये डिप्लोकोकस क्या होता है, ये समझ नहीं आया। बैक्टीरिया होता है, ये एक डिप्लोकोकस बैक्टीरिया है,
नाम है बैक्टीरिया का मतलब। अच्छा, तो उसमें 2 स्ट्रेन मिलते हैं। हाँ, उसमें 2 तरह के स्ट्रेन मिलते हैं। आप देखो ना, हमारी पेट में एक बैक्टीरिया पाया था, इकोलाई, है ना? यस सर। 2 तरह के पाए जाते हैं, एक वायरुलेंट, एक नॉन वायरुलेंट। तो नॉर्मली हम सबके अंदर नॉन वायरुलेंट पाया जाता है, लेकिन एक वायरुलेंट स्ट्रेन भी पाई जाती है। जिसके जिसके अंदर पाई जाती है वो हमेशा बीमारी रहता है। वायरुलेंट का क्या मतलब होता है सर? वायरुलेंट मतलब वायरुलेंट, एक्चुअली वायरस वर्ड का मतलब होता है जहर, पॉइजन। वायरस एक लैटिन वर्ड है, लैटिन ओरिजिनेटेड वर्ड है, और वायरस वर्ड का मतलब ये होता है ये पॉइजन। समझ गए? यस सर। तो वायरुलेंट, पॉइजनस, मतलब बीमारी फैलाना। ठीक है, सबको समझ में आ गया? शिरीन, मरियम, इंसिया, इल्मा, हर्षित, आर्यन, अलीना, यस किसी को सर। कोई दिक्कत? Sir. तो अब रिवीजन करते रहिएगा जेनेटिक्स का, है ना? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आप मुझे याद दिलाएंगे कि मुझे लिखवाना है ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, फिर हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, चलो बाय गुड बाय नाइट ऑल ऑफ सर। यू। Thank you, sir. Bye, sir. शिरीन ने एक्सपेरिमेंट कर डाल